जय हिंद दोस्तों। आज मैं उन बच्चों के लिए वीडियो बनाने जा रहा हूं जो बच्चे मैथ में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं और इनका बेसिक मैथ में बहुत ही कमज़ोर है या उन्हें बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी नहीं पता हैं। और ऐसे वीडियो बहुत कम बनते हैं, बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि लोग समझते हैं कि बेसिक चीज़ें तो सभी से आती होंगी, इसीलिए वो उससे ऊपर वाले लेवल से स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो खुद ये समझते हैं कि मुझे बिल्कुल मैथ में कुछ नहीं आता और मैं कुछ नहीं कर सकता। तो जो बच्चे बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते हैं मैथ में, बस उन्हें ये पता है कि ये अंक होते हैं, ये गुणा करते हैं ऐसे, ये भाग करते हैं ऐसे, बस ये छोटी छोटी चीज़ें पता हैं। मैं उससे ऊपर वाली चीज़ों को पढ़ाने का या बताने का प्रयास करूँगा जो बिल्कुल ही बेसिक हैं, लेकिन उनके बिना गणित अधूरा है और गणित में उनके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं मगर उनके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। तो जो बच्चे बिल्कुल मैथ में वीक हैं या जो बच्चे ये सब बेसिक चीज़ें नहीं कर पाए, नहीं सीख पाए, कई बार होता है कि बच्चे छोटी छोटी क्लासों में अच्छे से नहीं पढ़ पाते, नहीं जा पाते और नहीं हो पाता ये सब, तो मैं उन बच्चों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जो मैथ में बिल्कुल वीक हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं मैथ के बेसिक, बिल्कुल बेसिक फैक्ट, बिल्कुल बेसिक जो जनरली सभी को आने चाहिए, बट कई कई बार ऐसा होता है कुछ कारणों से हमसे ये छूट जाते हैं। तो देखो मैं एक एक फैक्ट को लेके और उसे क्लियर करता जाऊंगा और आप इसे ध्यान से देखते जाइए, समझते जाइए। अगर नहीं समझ में आ रहा है ये भी तो आप वीडियो को पॉज करें, बैक करके फिर दोबारा देखें। आप इन फैक्ट्स को एक बार देख लेंगे, सीख लेंगे तो मैथ में आगे आपको बहुत ही इजी रहेगा और मैथ आपको इजी लगने लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आपको मैथ के छोटे छोटे गुणा, छोटे छोटे जोड़, छोटे छोटे भाग ये सब आता है। आपको टेबल या पहाड़े बोलते हैं वो 9 तक याद है। बस मैं आपसे इतनी ही उम्मीद करता हूँ। उसके आगे बढ़ते हैं और उसके आगे सीखते हैं जो बेसिक चीज़ें हैं मैथ की, जिनके बिना मैथ अधूरा है, उन्हें कैसे करते हैं। तो सबसे पहले चलिए मैं कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो पहला, किसी संख्या में शून्य से गुणा किया जाए या शून्य का किसी संख्या में गुणा किया जाए तो गुणनफल शून्य ही आता है। जैसे मैंने ए का गुणा शून्य में किया तो शून्य आया, ए 0 का गुणा ए में किया तो शून्य आया, और 6 का गुणा 0 में किया तो शून्य आया। अब मान लो कोई ऐसी संख्या है 8 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 0, तो इसका भी शून्य आएगा। क्यों? क्योंकि देखो मैंने क्या बताया, ये एक फैक्ट है कि 0 का किसी संख्या में गुणा करते हैं वो संख्या 0 हो जाती है। तो 0 का गुणा 15 में किया 0, फिर 0 यहाँ बन गया, फिर 0 का 10 में किया 0, फिर 0 का 8 में किया 0। यानी किसी भी संख्या का हम 0 से गुणा करें तो वो संख्या 0 हो जाती है, या 0 में किसी संख्या से गुणा करें तो वो भी संख्या 0 हो जाती है। 0 में हम कर रहे हैं मान लो 1515 से, तो वो 0 ही आएगा, क्योंकि 0 में हम किसी भी संख्या से गुणा करें तो वो 0 ही आता है। देखो ये पहला फैक्ट हो गया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये छोटी छोटी चीज़ें कई बार पता रहती हैं, बट कई बार ऐसे बच्चे होते हैं कि उनको ये भी नहीं पता रहता, और फिर इससे आगे बढ़ेंगे। अब देखो दूसरा फैक्ट है कि शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य ही आता है। देखो शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए, मान लो 8 से भाग दे रहे हैं तो भागफल शून्य ही आएगा। देखो ये भाग देने का मतलब है, शून्य में 8 से भाग दे रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि हम शून्य को 8 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। भाग देने का मतलब होता है जैसे 15 का भाग हम 30 में दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया हम 30 को 15 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी 15 के टुकड़ों में 30 कितने बार बटेगा, तो 15 दूनी 30 2 बार। ऐसे ही इसका मतलब ये हुआ, जैसे मैंने 30/15 लिख लिया, इसका मतलब ये है कि हम 30 को 15 के कितने भागों में बांटें। तो अब मैंने लिखा है 0/8, इसका मतलब हुआ 0 को 8 भागों में बांटना है। तो लेकिन 0 तो 0 ही है, 0 को कहीं हम बांट सकते हैं क्या? नहीं। तो किसी भी संख्या का हम 0 में भाग देंगे, किसी भी संख्या का 0 में भाग, यानी 0 को बांटेंगे। ये सोच लो 0 को हम बांट सकते हैं क्या? क्योंकि 0 तो 0 है। अगर मान लो आपके पास 0 रुपये है तो आप उसे बांट सकते हो क्या? या आपके पास 0 आम है, क्या उसे खा सकते हो क्या? नहीं।
तो यही है कि अगर जीरो को किसी संख्या से भाग देना है या जीरो को बांटना है तो वो जीरो ही आएगा। तो ये याद रखो, आपके पास 0 रुपये है तो आप नहीं बांट सकते, ना ही खर्च कर सकते हैं। मान लो 0 आम है, आप उसको भी नहीं खा सकते क्योंकि 0 है वो। तो ऐसे ही ध्यान रखना है हमें कि अगर किसी जीरो में किसी संख्या से भाग दे रहे हैं तो उसका मान 0 ही आएगा। ये बहुत छोटा सा फैक्ट है, बट फिर भी हमारे ध्यान में नहीं रहता कई बार। अब तीसरा फैक्ट क्या है? किसी संख्या को 0 से भाग दिया जाए तो भागफल अनंत आता है। इसको अनंत बोलते हैं या इनफाइनाइट बोलते हैं। देखो, किसी संख्या को, जैसे मान लो 10 को 0 से भाग दे रहे हैं तो इसका मान अनंत आया, इसे बोलते हैं अनंत। अंग्रेजी में बोलते हैं इनफाइनाइट। अब देखो अनंत कैसे आया। देखो, 0 क्या है? 0 तो कोई संख्या ही नहीं है। 0 को हम 10 को 0 में कितने बार बांट सकते हैं? इसकी कोई संख्या नहीं होती। इसीलिए अगर हम 0 से किसी संख्या में भाग दे रहे हैं, 0 से किसी संख्या में भाग दे रहे हैं तो वो अनंत ही आएगा। यानी 0 का कोई मान नहीं हो सकता। तो 10 को हम अनंत भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ये कल्पना कर लेते हैं। तो 0 का किसी भी संख्या में भाग देंगे तो वो संख्या 0 का किसी भी संख्या में भाग देंगे तो वो संख्या अनंत या इनफाइनाइट आएगी। ये तीसरा फैक्ट था। ये कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं पता होता, बट आज से आप ये ध्यान रखो कि 0 से किसी भी संख्या को बांटना है, यानी 0 से बांटना है, यानी 0 के टुकड़ों में बांटना है 10 को। तो बताओ 10 में कितने 0 होते हैं? कुछ पता नहीं, तो वो संख्या हम अनंत मान लेते हैं। यानी किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो वो अनंत आता है। ये तीसरा फैक्ट था। अब देखो आगे चलते हैं चौथे फैक्ट की तरफ। किसी संख्या की घात 0 होने पर उसका मान 1 होता है। देखो, किसी संख्या की घात 0 होने पर, जैसे 1 की घात 0 है, उसका मान 1 हो गया। ये हुआ कैसे और 1 होता क्यों है? जैसे 10 की घात 0 है, इसका भी मान 1 होगा। अब कैसे हुआ, देखो मैं बताता हूँ। जैसे हम लिख सकते हैं a/a, इसका मान क्या होगा? 1 से 1 को काटेंगे 1 आएगा। मगर a/a लिखा कैसे? देखो, जैसे आगे आप पढ़ोगे कि जो संख्या आधार समान हो और जो संख्या भाग में हो। अब इस संख्या के ऊपर कोई घात नहीं है, 1 मान ली। इस संख्या के ऊपर कोई घात नहीं है, 1 मान ली। अब आगे एक रूल होता है कि दो संख्या भाग में है और उनके आधार यानी ये वाली संख्या समान है, तो हम क्या करते हैं कि ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को घटा देते हैं। तो अब बताओ, 1 में से 1 गया, क्या बचा? 0। और हमने क्या किया था, इसे a/a को क्या लिखा था? 1, क्योंकि a से a को काटेंगे तो एक बार कटेगा। किसी संख्या का उसी संख्या में भाग दें, जैसे मान लो 10 का भाग 10 में दे रहे हैं तो क्या आएगा? 1 आएगा। ऐसे a का भाग a में दे रहे हैं तो क्या आएगा? 1 आएगा। ये फैक्ट आगे है, मैं बताऊंगा। तो किसी भी संख्या की घात 0 हो, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है, मैंने बता भी दिया कैसे है। किसी भी संख्या की घात 0 हो उसका मान 1 होता है। देखो, मान लो 18 की घात 0 है, उसका भी मान 1 होगा। 100 की घात 0 है, उसका भी मान होगा। चाहे 370 की घात 0 है, उसका भी मान होगा। लेकिन एक यहाँ अपवाद है कि 0 की घात 0 का मान 1 नहीं होता है। 0 की घात 0 का मान 1 नहीं होता है। ये आप फैक्ट है, ये याद रखना। 0 की घात 0 का मान 1 नहीं होता है। किसी भी जो प्राकृतिक संख्या है 1 से लेकर अनंत तक, 0 से नहीं, 1 से लेकर अनंत तक किसी भी संख्या की घात अगर 0 है उसका मान 1 होगा। ये एक फैक्ट हो गया। अभी जैसे चर संख्या है, जैसे x की घात 0 उसका भी मान होगा, y की घात 0 उसका भी मान 1 होगा, a की घात 0 उसका भी मान होगा। लेकिन 0 की घात 0 का मान 1 नहीं होता है। ये याद रखने वाली चीज़ है। अगला फैक्ट्स है जो याद रखना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 आता है। जैसे किसी संख्या को, जैसे 10 है, इसको 10 से ही भाग दे दो तो क्या आएगा? 1। 100 है, उसे 100 से ही भाग दे दो तो क्या आएगा? 1। a है, उसे a से ही भाग दे दो तो क्या आएगा? 1। यानी उसी संख्या का उसी संख्या में भाग दें तो उसका मान 1 होता है। जैसे 17 से 17 में भाग दो 1, 25 से 25 में भाग दो 1। लेकिन यहाँ भी एक फैक्ट है कि 0 का भाग 0 में देने पर 1 नहीं आता, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या नहीं है और ये नियम प्राकृतिक संख्या के लिए ही है। अभी 0 की घात
जीरो का मान 1 नहीं था। ऐसे ही जीरो का भाग जीरो में देंगे तो उसका मान 1 नहीं होगा। किसका मान होगा? जो प्राकृतिक संख्या होंगी, जो प्राकृतिक संख्या होंगी 1 से लेके अनंत तक। अब बात करते हैं जोड़ या घटाना, एडिशन या सब्सट्रैक्शन। धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती हैं और चिन्ह धन का लगता है। धनात्मक संख्याएं यानी अगर कोई संख्या धन की है, जैसे धन 2, धन 8 और धन 11, तो ये संख्याएं सदैव जुड़ेंगी। तो 8 और 2 10 और 11 21, इनका चिन्ह धन का ही रहेगा। कि अगला फैक्ट है, नोट है, किसी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह ना हो तब हम उसे धन का मानते हैं। जैसे ये लिखा है 3 गुणा 4, इस संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो हम मानेंगे ये धन की संख्या है, और इस संख्या के भी आगे कोई चिन्ह नहीं है तो ये संख्या धन की है, लेकिन ये दोनों संख्याएं गुणा में हैं। तो क्या है, किसी संख्या के पहले कोई चिन्ह ना हो तब हम उसे धन का मानते हैं। देखो, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। अगर 2 संख्या या 3 संख्या या 4 संख्या या 5 संख्या, कितनी भी संख्या हो, वो अलग अलग चिन्ह की हो, जैसे मान लो 10 धन की है और 15 ऋण की है, तो ये हमेशा क्या होंगी, ये हमेशा क्या होंगी, घटेंगी, क्योंकि चिन्ह विपरीत है। चिन्ह विपरीत होने पर घटती हैं। और चिन्ह कौन सा आता है? जो बड़ी संख्या वाला हुआ है। अब बताओ 10 बड़ा है या 15? 15 बड़ा है, तो 15 के आगे किसका चिन्ह है? ऋण का, तो ऋण का चिन्ह आएगा। अब घटाएंगे ऐसे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, तो 15 में से 10 गए, कितने बचे? 5। अभी देखो जी, मान लो 20 माइनस के हैं और 15 प्लस के हैं और माइनस के 5 हैं। अब इसे कैसे करेंगे? तो देखो, पहले ये विपरीत चिन्ह वाली है, विपरीत चिन्ह वाली है, मगर ये ऋण की है, ये धन की है, तो किसकी संख्या बड़ी है? ऋण की, तो ऋण का चिन्ह पहले आएंगे और उसी संख्या में से दूसरी को घटाएंगे। 20 में से 15 के 5 बचे और ये ऋण की। अब इन दोनों के चिन्ह समान है, चिन्ह समान होने पर जुड़ जाते हैं, तो 5 और 5 10 हो गए और चिन्ह जो होगा वही आ जाएगा, ये आगे आएगा। अभी देखो, ये फैक्ट हो गया कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घटती हैं, यानी एक संख्या धन की है, एक ऋण की है, तो उन संख्याओं को हमेशा घटाएंगे और चिन्ह बड़ी संख्या वाला लगेगा। जो हम संख्या घटा रहे हैं, जो संख्या बड़ी है, जिस चिन्ह वाली संख्या बड़ी है, जिस चिन्ह वाली, जैसे ये ऋण चिन्ह वाली है और ये धन चिन्ह वाली है, जिस चिन्ह वाली संख्या बड़ी है वही चिन्ह आएगा। अब देखो, तीसरा फैक्ट है इसका, ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं और चिन्ह सदैव ऋण का लगता है। ऋणात्मक संख्याएं, अभी जैसे ये बोलते, हम सोचते हैं कि ये माइनस के 5 है, ये माइनस के 5 है, इसमें से घटाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह तो घटाने के लिए होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इस संख्या का चिन्ह भी माइनस है, इस संख्या का चिन्ह भी माइनस है, और भी इसमें कोई संख्या होती है उनका चिन्ह माइनस होता, तो इन संख्याओं को हम जोड़ते हैं, ना कि घटाते। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे इस बेसिक फैक्ट को नहीं जानते। अगर संख्याओं के चिन्ह समान हैं और ऋण के, जैसे ये भी ऋण की है, ये भी ऋण की है, तो संख्याएं घटेंगी नहीं, क्या होगा, जुड़ जाएंगी। तो 5 और 2 कितने हो गए? 7, और चिन्ह हमेशा इनके सामने वाला ही लगेगा, वो क्या है? ऋण। तो 5 और 2 क्या हो गए? 7। अभी देखो, जैसे -14, -10, माइनस इसे मान लो 20। अब बताओ क्या होगा, ये घटेगा या जुड़ेगा? ये सारी संख्याएं जुड़ेंगी। क्यों? क्योंकि ये भी माइनस की है, ये भी माइनस की है और ये संख्या भी माइनस की है, तो ये संख्याएं एक ही चिन्ह की हैं, तो इन संख्याओं को जोड़ देंगे। देखो 30 और ये हो गए 44, लेकिन चिन्ह किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि सबके सामने किसका चिन्ह है? माइनस का। ये चीज़ याद रखने वाली है। हम सोचते हैं कि माइनस का चिन्ह तो घटाने के लिए होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर सभी संख्याओं के सामने माइनस का ही चिन्ह है तो वो संख्या आपस में जुड़ जाती हैं। अब देखो आगे का फैक्ट, आगे क्या है, जो गुणा के लिए है, मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें बहुत बार हम गड़बड़ कर देते हैं और भूल जाते हैं और सवाल गलत कर देते हैं। देखो, समान चिन्हों का गुणा, समान चिन्हों का गुणा सदैव धन का आता है। समान चिन्हों का गुणा सदैव धन का आता है। जैसे धन का गुणा धन में करेंगे तो धन आएगा। अब देखो, जैसे 5 गुणा 4,
अब देखो इसके सामने वैसे तो गुणा का चिन्ह है, लेकिन ये संख्या किसकी है, धन की है या ऋण की है। तो हमें अगर इस संख्या के सामने कोई चिन्ह नहीं है तो धन की मान लेते हैं। अब देखो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये गुणा का भी चिन्ह है, धन की भी मान लेते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बातों पे ध्यान दो कि ये संख्याएं गुणा में है, मगर संख्या किस की है, मतलब संख्या धन की है या ऋण की है। तो अब देखो, अब बताओ, अब ये संख्याएं गुणा में है, मगर ये संख्या किसकी है, ऋण की, और ये संख्या किसकी है, धन की। लेकिन अभी यहां इसकी बात नहीं हो रही है, बात हो रही है कि समान चिन्हों का गुणा आपस में धन ही आता है। तो ये 5 धन की है और 4 भी धन की है, तो धन का ही आएगा और इन दोनों का गुणा हो जाएगा। यानी धन का गुणा हम धन में करते हैं तो धन ही आता है। अब देखो आगे बनती है स्थिति कि ऋण, अब ये तो धन धन की हो गई, अब ये संख्याएं ऋण ऋण की हैं, तब भी किसका चिन्ह आएगा, धन का आएगा, क्योंकि ऋण का गुणा ऋण में करते हैं तो क्या आएगा, धन, और 4 का गुणा 5 में करेंगे तो 20। जैसे मान लो -3 गुणा -6, अब क्या आएगा। तो देखो ये अभी क्या बताया, समान चिन्हों का गुणा सदैव धन का आता है। तो ऋण, पहले ऋण चिन्हों का गुणा करेंगे, ऋण का गुणा ऋण में करेंगे तो क्या आएगा, धन। क्यों आया धन, क्योंकि समान चिन्ह है, क्योंकि समान चिन्ह, समान चिन्हों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, धन आएगा। गुणा में या किसी भी क्रिया में सबसे पहले हम चिन्हों का गुणा करते हैं, फिर अंकों का गुणा करते हैं। तो पहले हम चिन्हों का गुणा करेंगे, ऋण का गुणा ऋण में करेंगे तो क्या आएगा, धन, क्योंकि मैंने अभी बताया समान चिन्हों का गुणा सदैव धन आता है। फिर अंकों का करेंगे, 3 का गुणा 6 में करेंगे तो क्या आएगा, 18। तो आप ये बात ध्यान रखो, याद रखो हमेशा के लिए कि समान चिन्हों का गुणा हमेशा धन आता है। अब आते हैं नीचे, दूसरा फैक्ट, विपरीत चिन्हों का गुणा करने पर सदैव ऋण आता है। विपरीत चिन्हों का गुणा करने पर सदैव क्या आता है, ऋण आता है। कि ऋण का गुणा धन में करेंगे ऋण आएगा, धन का गुणा ऋण में करेंगे ऋण आएगा। अब देखो जैसे -3 गुणा 4, अब क्या आएगा, देखो ये संख्या किसकी है, माइनस की, और ये संख्या किसकी है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस की। तो गुणा में सबसे पहले क्या करते हैं, चिन्हों का गुणा। तो यहाँ माइनस को गुणा प्लस से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस। क्यों, क्योंकि विपरीत चिन्हों का गुणा हमेशा माइनस ही आता है, विपरीत चिन्हों का गुणा हमेशा माइनस ही आता है। अब अंकों का गुणा करेंगे, 4 का गुणा 3 में करेंगे तो कितने हो गए, 12। अब देखो मैं एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। ये है -x गुणा ये है y। अब क्या आएगा, पहले चिन्हों का गुणा, ये संख्या किसकी है, प्लस की, क्योंकि यहाँ कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है तो हम क्या मानते हैं, प्लस। और ये संख्या किसकी है, माइनस की। तो अब हम पहले चिन्हों का गुणा करेंगे, माइनस का चिन्ह गुणा प्लस में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि सबसे पहले चिन्हों का गुणा करते हैं। विपरीत चिन्हों का गुणा हमेशा माइनस होता है। अब x का गुणा y में करेंगे तो x y आएगा। तो समझे आप, विपरीत चिन्हों का गुणा करने पर सदैव ऋण चिन्ह आता है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगर ऋण चिन्ह का गुणा समबार हो, तब धन आता है। जैसे ऋण चिन्ह का गुणा समबार हो, मतलब ऋण चिन्ह का गुणा आपस में 2 बार हो रहा हो, 4 बार हो रहा हो, 6 बार हो रहा हो, 8 बार हो रहा हो, तो वो चिन्ह का जो रिजल्ट है या गुणनफल है वो हमेशा सम आता है। देखो जैसे ऋण 2 गुणा ऋण 2 गुणा ऋण 2 गुणा ऋण 2, यानी ये 4 बार हो रहा है, 4 सम संख्या है तो इसका गुणनफल हमेशा धन ही आएगा। अब जैसे ये हो रहा है 2 माइनस के और गुणा 2 माइनस के, ये 2 बार हो रहा है, 2 सम संख्या है तो इसका जो गुणनफल आएगा वो प्लस के आएगा, और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 आएगा। अब अगला फैक्ट है, अगर ऋण चिन्हों का गुणा विषमबार हो तो ऋण चिन्ह आता है। जैसे विषमबार मतलब ऋण चिन्ह की कोई संख्या ले लें, जैसे -1 गुणा -1 -1, यानी ये 3 बार लिख लिया, 3 बार 5 बार 7 बार, इनका गुणा हम विषम संख्या के बराबर हो तब करें तो इनका जो परिणाम आएगा, जो गुणनफल आएगा वो चिन्ह माइनस का ही आएगा। जैसे 3 बार कर रहे हैं तो चिन्ह माइनस का आएगा, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। कहने का मतलब अगर हम ऋण 1 का गुणा आपस में 5 बार करें तो भी ऋण चिन्ह आएगा, ऋण 1 का गुणा आपस में 7 बार करें तो भी ऋण चिन्ह आएगा। कहने का मतलब है कि अगर ऋण चिन्ह की संख्याएं हैं, अगर कोई भी ऋण चिन्ह की संख्याएं हैं और उनका गुणा आपस में विषमबार हो रहा है, विषमबार मतलब 3 बार 5 बार 7 बार इस तरीके से हो रहा है, तो उनका जो गुणनफल का जो चिन्ह आएगा वो हमेशा ऋणात्मक आएगा।
अब आगे बढ़ते हैं। अगर ऋण चिन्ह की घात सम हो तब धन आता है। अगर ऋण चिन्ह की घात, जैसे ऋण 1 है, ये की घात 2 है, सम घात कितनी है 2, 2 जो क्या है सम संख्या। अगर ऋण चिन्ह की घात सम संख्या हो तो उसका जो परिणाम आएगा वो हमेशा धन आएगा। अब ऋण 1 की घात 2 है तब भी धन आएगा, ऋण 1 की घात 6 हो तब भी धन आएगा, ऋण 1 की घात 10 हो तब भी धन आएगा। कहने का मतलब है अगर ऋण की कोई भी संख्या है, यहाँ ऋण 1 की जगह ऋण 4 भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है ऐसे ऋण 4 की घात 10, तब इसका जो उत्तर आएगा वो हमेशा प्लस में आएगा, क्योंकि ये 10 सम संख्या है और ये ऋण का चिन्ह है। अगर ऋण के चिन्ह की घात सम संख्या हो तो जो उसका उत्तर आता है, परिणाम आता है, उसका जो चिन्ह आएगा वो हमेशा धनात्मक आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ध्यान रखने वाली बात है। अगर ऋण की घात विषम हो तब ऋण आता है। जैसे -1 की घात 3 है और 3 कैसी संख्या है विषम, तो जो उसका परिणाम आएगा वो हमेशा माइनस का आएगा। जैसे -6 की घात है -11, तो जो इसका जो चिन्ह आएगा, -6 की घात है, ओनली 11 लिख लेते हैं, -6 की घात है 11, और 11 कैसी संख्या है विषम संख्या, क्योंकि इसमें 2 से पूर्णतः भाग नहीं जा रहा है। अगर माइनस संख्या की घात विषम संख्या हो, जैसे माइनस की 6 संख्या है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ माइनस संख्या की घात विषम संख्या हो तो उसका जो परिणाम आएगा वो हमेशा माइनस में ही आएगा। तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इनमें कई बार गलती कर जाते हो। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डिवीजन यानी भाग। यदि अंश और हर के चिन्ह समान हो तब भाग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त होगी। यदि अंश और हर के चिन्ह समान हो तो भाग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त होगी। जैसे हर भी धन का है और अंश भी धन का है और हर भी धन का है, तो जो उसका रिजल्ट आएगा वो भी धन में आएगा। यदि अंश भी माइनस का है और हर भी माइनस का है तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो धन में ही आएगा। जैसे ये लिखा है -8 बटे -4, तो इसका जो रिजल्ट आएगा, यानी 4 का भाग 8 में रहेंगे, वो 2 प्लस के आएंगे, क्योंकि ये दोनों चिन्ह कैसे हैं समान। ये दोनों चिन्ह ऊपर नीचे अगर समान हैं तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा धन में ही आएगा। जैसे -10 बटे 5 है, तो ये दोनों चिन्ह समान हैं, तो इससे ये 2 बार कटेगा और 2 किसके आएंगे धन के, क्योंकि ये दोनों चिन्ह कैसे हैं समान। एक ये भी फैक्ट है। आगे, यदि अंश और हर के चिन्ह असमान हो तब संख्या का मान ऋणात्मक आता है। ऊपर वाला धन का है और नीचे वाला ऋण का है तब भी ऋण आएगा। ऊपर वाला ऋण का है चिन्ह और नीचे वाला धन का चिन्ह है तब भी ऋण ही आएगा। जैसे यहाँ लिखा है +8 और यहाँ लिखा है -2, तो ये दोनों असमान चिन्ह हैं, तो इससे इसे काटेंगे तो 4 किसके आएंगे माइनस के। क्यों? क्योंकि ये दोनों चिन्ह असमान हैं। अब देखो ऐसे ये लिखा है a बट्टे माइनस के b बराबर b a बट्टे b माइनस के। अगर इन दोनों, कहने का मतलब ये है कि इन दोनों में से कोई एक संख्या माइनस की है तो इस पूरी संख्या का मान ही माइनस हो जाएगा, चाहे तो हर माइनस का है चाहे अंश माइनस का है। तो कोई एक संख्या माइनस की होने पर पूरा हर भी पूरी संख्या ही माइनस हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और अपने सुझाव कमेंट में लिख कर दें कि मैं आगे और किस टॉपिक पर और किस लेवल से वीडियो बनाऊं, और ऐसे ही आगे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मैं आगे वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।